हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाँ जी, आई एम सी ए आशीष जिंदल। तो आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड दैट इज सी ए इंटर का ऑडिट। चलो जी, सी ए इंटर का ऑडिट जो है वो हमने अपनी क्लासेस में स्टडी करना है। ओके, तो सर सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो मेरा नाम क्या है जी? आई एम सी ए आशीष जिंदल। ठीक है जी। ओके, सो आई क्लियर्ड माई IPCC एंड फाइनल्स बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सर फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे इतने फोकस दे के बोल रहे हो, क्या कुछ खास चीज़ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी बच्चे का सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर होता है तो सी ए इज सेम। ठीक है जी। ओके, उसके बाद 3 इयर्स का हमारे पास जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होता है वो मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज फुल्ली इन ऑडिट, जिसमें हमने बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिट करे थे, बैंक्स ऑडिट करे थे, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ के ऑडिट करे थे। बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड था ये मेरा। उसके बाद मैंने 6 मंथ डिलॉयट, आई थिंक सबको पता होगा डिलॉयट क्या है। ये सर एक बिग 4 है। इसमें मैंने अपना एक एक्सपीरियंस अर्न किया था 6 मंथ्स का। चलो जी, इसमें हमने बहुत सारे कंपनीज़ के ऑडिट करे थे, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। और ये था मेरा एकेडमिक जो इंट्रोडक्शन जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो क्या है सर? टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो फेस टू फेस तो बैच काफ़ी लिए हैं, बट जो मैंने एक ऑनलाइन बैच लिया था वो मैंने लिया था ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक, जो हमारा लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लिया था बच्चों का, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आई वांटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली हमको उस टाइम पे बाहर नहीं निकल सकते थे, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बैच चाहिए था, तो मैंने उसमें एक बैच लिया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। तो वो बैच काफ़ी अच्छा गया, जिसके रिव्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जो शेयर करेंगे हम आपके साथ। तो वैसे आप अगर किसी ने यूट्यूब पे उन स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ देखना हो तो आप AYJ ट्यूटोरियल्स इस पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी आई विल बी शेयरिंग द सेम विद यू। ठीक है जी, चलो ये इंट्रोडक्शन हुआ काफ़ी इनफ, फेयर इनफ। चलो अब आप सर ये बताओ कि ऑडिट जो है, ये आपने अभी स्टार्टिंग में बोला वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑडिट को आप इंटरेस्टेड कैसे बोल सकते हो? ऑडिट इंटरेस्टिंग थोड़ी होता है सर, इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट ना। देखो, दिस इज जो अगर अगर किसी बच्चे को, देखो दो तरीके के बच्चे हैं ना। एक तो बच्चे वो हैं जो कि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी ऑडिट का मीनिंग भी नहीं पता है ना। एक वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी ऑडिट एक दो बारी पढ़ चुके हैं, जिनका क्लियर नहीं हो रहा। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी ऑडिट पढ़ लिया हुआ है एक आधी बार। उनको ऑडिट क्लियर ना होने की, उनका ऑडिट क्लियर क्यों नहीं हो रहा, बेसिकली देयर आर, हम बोल सकते हैं 2 प्रॉब्लम्स। एक जो मेन प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ऑडिट जो है वो समझ में नहीं आता, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। और अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, इसका क्यों है, इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा। और अगर हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो हमें ये अंडरस्टैंड नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसके कारण जब बच्चे को ऑडिट समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं सर? ऑब्वियसली सर विल गो टू क्रैमिंग। तो सर हम क्रैमिंग करते हैं, क्रैमिंग। तो मुझे ये बताओ, जो क्रैमिंग है, अब वो भी
जा तो आप पूरी टॉप टू टिप टॉप क्रैमिंग करो, फिर आप एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इतनी हाई पावर क्रैमिंग किसी बच्चे की हो जाती है, चलो मैं बोलता हूँ कि किसी बच्चे की बहुत हाई पावर क्रैमिंग थी, उसने कर ली और उसने क्या किया, एग्जाम को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। क्रैमिंग करके हमें कुछ भी समझ में नहीं आया ऑडिट में होता क्या है, ऑडिट करते कैसे हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ऑडिट के रिस्पेक्टिव में हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। बट हमने क्या किया, क्रैम कर लिया, क्योंकि यही कर रहे हैं आजकल सारे स्टूडेंट्स कि हमने बस एग्जाम क्लियर करना है, बस एग्जाम 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 करके हमने क्रैमिंग स्टार्ट कर दी। अब क्रैमिंग करके एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, अब आप क्या हो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलो जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे, अब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ आ गई है, अब आपने जा तो प्रैक्टिस में जाएंगे आप, ठीक है जी, जा आप जॉब में जाएंगे। इन दोनों फील्ड में आप मुझे ये बताओ, अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे, यू आर दी ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स, आपके काम के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपको ऑडिट बिल्कुल भी नहीं आता करना, कैसे करोगे आप मुझे ये बताओ, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप जॉब में हो तो आपको नहीं लगता आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो अच्छे तरीके से आते हो, क्योंकि उन्होंने अप्लाई करने हैं वो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं अभी आपके सारे जो चीजें हैं ना, सबसे पहले तो दिमाग में जो आप अपने ऑडिट पढ़ने से पहले 2-3 चीजें क्लियर करके चलेंगे। क्या, एक तो हमने क्रैम करना है, देखो क्रैमिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बाद होनी चाहिए, और क्रैमिंग हर चीज की नहीं होती, क्रैमिंग होती है जैसे नंबर्स की, हमने स्टैंडर्ड्स के नंबर याद रखने हैं, उसके लिए हम क्रैम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग, हमको सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उसकी प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकें उसको, है ना, अदरवाइज प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, अब एक दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अब इसमें स्टूडेंट्स का दोष कम है, इसमें मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स का कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता, इसमें टीचर्स का रोल ज़्यादा होता है। अब वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता था। टीचर्स क्या करते थे, वो हमें प्रोवाइड कर देते थे एक तो समरीज और एक चार्ट्स। अच्छा जी, अब ये जो समरीज एंड ये जो चार्ट्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं के ऊपर हम रिलाय करके अपने एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो उसका कोई बात नहीं है, एग्जाम्स आप कैसे भी करके क्लियर कर लोगे सर, आजकल तो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो तो बड़े हमको होते हैं कि एक इजी टास्क हो गया हमारे लिए कि एमसीक्यूज बच्चे ने काम किया, एमसीक्यूज सही हो गए, उसके लक बाय चांस तो चलो भी वो पास हो गया। तो एग्जाम पर्पस को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मुझे ये बताओ, समरीज और चार्ट्स आप पढ़ के जा रहे हो, सिर्फ यही पढ़ के जा रहे हो, आपको रियल में ऑडिट क्या है, रियल में स्टैंडर्ड क्या है ये नहीं पता। यू आर फुल्ली फोकसिंग अपॉन समरीज एंड चार्ट्स, क्यों, क्योंकि आपके टीचर्स बोल रहे हैं जी ये पढ़ो, समरीज पढ़ो, समरीज पढ़ो, चार्ट पढ़ो, पेपर में लिखना है, पेपर में लिख, तो सिर्फ ये करके आप सपोजिंगली आपने स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े अच्छे से, समरीज में से कर गए, चार्ट्स में से आप पढ़ गए, पेपर ही क्लियर कर लिया, अब आप सीए बन गए। सीए बनने के बाद क्या हुआ, सपोजिंगली आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, अब जॉब किसी बिग फोर में कर रहे हैं, देखो सर ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये ड्रीम होता है कि सर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करे, सपोजिंगली आप बिग फोर में जॉब कर रहे हो, है ना, चलो अब बिग फोर में आप जॉब कर रहे हो और ऑडिट में क्या हुआ, कोई अमेंडमेंट आ गई, अमेंडमेंट आ गई तो ऑब्वियसली ये कंपनीज ये जो बिग फोर्स हैं, ये फर्म्स जो हैं, ऑब्वियसली ये अप्लाई करेंगे उनको। अब ये अमेंडमेंट आ गई तो यू आर अ पर्टिकुलर, सपोजिंगली आप एक मैनेजर हो और आप एक क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, आपने ये अमेंडमेंट जो है इसको इस क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना है, तब आप क्या करोगे ये बताओ, विल यू गो टू योर टीचर, आप उस टाइम पे जब आप एक सीए बन चुके हो, आप एक टीचर के पास जाओगे कि आप क्या करो, मुझे एक समरी या चार्ट प्रोवाइड कर दो, इसका मैंने अप्लाई करना है, बताओ,
नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा, देखो ये मैं हमारे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, देन यू विल रियलाइज कि यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड बेयर चीज। कोई बेयर एक्ट, कोई बेयर अमेंडमेंट आ जाती है, वो हमारी एबिलिटी नहीं बन पाती है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ समरीज या चार्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो what I thought when I was doing my chartered accountancy, तो what I did, मैंने फाइनल्स में क्या किया, आईपीसीसी में तो चलो हम भी ऐसे ही करते थे, चार्ट्स पढ़ लिया, समरीज पढ़ लिया, काम खत्म। फाइनल्स में जब ऑब्वियसली हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो तब मुझे पता चल रहा था कि जो प्रैक्टिकली ऑडिट हम कर रहे हैं और जो मैंने समरीज चार्ट्स में पढ़ा था वो तो मैच ही नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रहा है? देन फाइनल्स में आई टुक अ वेरी मैं अपने आप को बोलूंगा कि ये मैंने डिसीजन बहुत अच्छा लिया। तो मैंने बेयर स्टैंडर्ड्स में से पढ़ना स्टार्ट किया। तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि ये जो समरीज और चार्ट्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा क्या है? सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का। और ये भी एग्जाम क्रैक जरूरी नहीं है कि आपका हो जाएगा। अगर किसी एग्जामिनर ने आपको ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया, मेरे जैसा एग्जामिनर हो ना, मैं तो हर एक केस स्टडी डाल दूं आपको, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई स्टूडेंट उसको कर नहीं पाएगा अगर उसको अच्छे से स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या किया, हमने अब ये डिसाइड किया, तो मैंने एक ये डिसाइड किया कि हम स्टूडेंट्स को ये एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अच्छे से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अपने दम पे कल को पढ़ सके। तो वो कैसे हो पाएगा? वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हमें आपको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो सर वो तैयार कैसे करेंगे? तो हम आपको जो ऑडिट है वो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट, ओ हो सर ये क्या कर रहे हो, ये एक ऑडिट प्रोनाउंसमेंट होती है सर। प्रोनाउंसमेंट सबको रिसीव होती है ना सर, वो एक मोटी सी किताब आती है आईसीआई की तरफ से। हाँ सर, एक किताब आई तो थी मोटी सी, हमने क्या किया, जैसे ही आई वैसी की वैसी कबड़ में रख दी, उसको कभी उठा के नहीं देखा। मैं आपको अपनी वाली अगर प्रोनाउंसमेंट दिखाऊं ना, उसके पेजेस भी फटने लग गए, इतनी जो मैंने वो बुक पढ़ी हुई है। तो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में क्या लिखा होता है? बेयर स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, जिसमें से जो बेयर स्टैंडर्ड्स एक्चुअल में हमारे पास होते हैं, जो एक्चुअल में इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें वो नॉलेज हो। तो हम इन स्टैंडर्ड्स में से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ने की कोशिश क्या, हम पढ़ेंगे ही इनमें से। और बिलीव मी, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा टफ चीज कर रहे हैं, बट बिलीव मी, जैसे ही आप एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, तो आपको ये लगेगा, यू विल फील अ डिफरेंस इन योर सेल्फ कि सर हम में एक एबिलिटी आ रही है कि हम एक स्टैंडर्ड को या किसी बेयर चीज को खुद से पढ़ने के लायक बन रहे हैं। देखो हमारा मोटिव क्या है, आपको एक एबिलिटी देना। टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम ये होता है कि सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करवाए, वो उसके लिए फिर टीचर की जरूरत नहीं है। स्पून फीडिंग तो कोई भी कर देगा, ठीक है। यू नीड नॉट अ गुड गाइडर। अगर आपको ट्रू गाइडेंस, टीचर का काम होता है ट्रू गाइडेंस, आपको एक सही दिशा में भेजना। तो सही दिशा क्या है कि आपकी खुद की एबिलिटी बढ़े। आपकी खुद की एबिलिटी नहीं बनेगी अगर मैं आपको पका पकाया खीर जो है वो लाके दे दूं, जी चलो ठीक है ये स्टैंडर्ड था, ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड था, मैंने क्या किया, इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो उठाई और आपको दे दी। और आप क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जा रहे हैं, वो पूरा स्टैंडर्ड की नॉलेज आपको है ही नहीं। तो ये चीज क्या है, मैंने फिल्ट्रेशन अपने लेवल पे कर दी, तो आपकी एबिलिटी तो वो बनी नहीं ना, हमें आपकी एबिलिटी को इंप्रूव करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि मैं स्टूडेंट्स की को इस चीज की आदत डालूं। बिलीव मी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। यू शुड हैव डिटर्मिनेशन कि आप इस चीज को कर पाएंगे, तो डेफिनेटली नो वन इन दिस अर्थ विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। चलो ओके, चलो सर आज की क्लास में हम क्या करेंगे सर, स्टार्टिंग है तो अभी हम ऑडिट के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऑडिट का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। ऑडिट के मीनिंग को अच्छे से समझने के बाद फिर हम अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर मूव करेंगे।
ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स होंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि सर जो आपका मटेरियल है ना वो और कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिट का मीनिंग, चलो जी, अब ऑडिट का मीनिंग क्या होता है देखो। अब मुझे ये एक बात बताओ कि ऑडिट जो है, आप लोगों को ये लगता है कि हम डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऑडिट के रिलेटेड करते रहते हैं? सर समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिंगली आपकी मदर ने आपको 100 रुपीज दिए, ठीक है जी, यू हैव 100 रुपीज विद यू, और उन्होंने बोला बेटा मार्केट जाओ और ये जो 2-3 चीजें हैं ये लेके आके मुझे दे दो, और वो जो सामान है वो कितने रुपए का आएगा? 80 रुपीज का, ठीक है। तो आप गए मार्केट, आपने सामान लिया, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने क्या किया, आपको 20 रुपीज वापिस दे दिए और आप घर पे आए। अब आपकी मदर ने क्या किया, 100 रुपीज आपको दिए थे, अब क्या कर रही हैं, वो 80 रुपीज का सामान ले रही हैं। अब बताओ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा को सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का सामान दे दोगे तो क्या वो अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन नहीं करेगी? शी विल डेफिनेटली डू दिस कैलकुलेशन इन हर माइंड कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए थे, आप 80 का सामान लेके आ रहे हो, तो व्हाट शी विल एक्सपेक्ट, बताओ? 20 रुपीज वापिस दो मुझे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मम्मा क्या हुआ ना, 20 रुपीज नहीं है, दुकानदार ने मुझे सिर्फ 15 रुपीज वापिस दिए हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अब आपकी मम्मा क्या करेगी, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी कि आने कितने चाहिए थे, बताओ मुझे। रुपीज 100 मैंने दिए थे और 80 का अगर सामान आ गया तो एक्चुअल में, जो एक्चुअल में होना चाहिए था, एक्चुअल में व्हाट शुड हैव बीन, व्हाट शुड बी देयर, क्या होना चाहिए बताओ? सर ₹20 वापिस आने चाहिए, और हमें दुकानदार ने कितने दे दिए? सपोजिंगली उसने दे दिए ₹15। आप रहे भोंदू किस्म के इंसान, आपने भी दुकानदार को क्वेश्चन नहीं किया कि भाई 15 रुपए क्यों दे रहे हो, 20 रुपए दो। आपने दिमाग में कैलकुलेशन करी नहीं, पढ़ाई करी होती तो कैलकुलेशन करते ना, आप तो भोंदू राम हो। तो भोंदू राम ने क्या किया, मम्मा को बोला मम्मा मम्मा 80 रुपीज का सामान ले लो, और दुकानदार ने मुझे 15 रुपए दे दिए। ये होना चाहिए था और ये एक्चुअल में हो रहा है, ये एक्चुअल में हुआ है। अच्छा, अब ये बताओ, आपकी मम्मा ने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया दिमाग में कि एक 20 रुपए वापिस आने चाहिए थे, बट 15 रुपए आए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़। तो ये उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। तो व्हाट इज दिस? तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, कोई चीज जैसी होनी चाहिए थी क्या वो वैसी है, इस चीज को हम वेरीफाई। अब सपोजिंगली आपको एक और चीज बताता हूं, एग्जांपल देता हूं सिंपल सी। अभी पहले हम ऑडिट को लेमन लैंग्वेज में सीखेंगे कि ऑडिट होता क्या, शब्द का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। सपोजिंगली एक और एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आपका जो रूम है, रूम का डिजाइन आपने अपने जो आपके जो कंस्ट्रक्ट जो वर्कर्स हैं उनको, अपने लेबर को अपना डिजाइन दे दिया कि मेरा जो रूम है वो इस डिजाइन का होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ये जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने बोला था, अब उसने क्या किया, आपका डिजाइन लिया और आपका रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आप क्या हुआ, जब आपका रूम कंस्ट्रक्ट हो गया, अब आप मुझे बताओ, आप जो हो, क्या आप इस रूम को देखने जाओगे कि नहीं जाओगे, कि जैसे मैंने डिजाइन दिया था क्या वैसे ही वो रूम बना है या नहीं? ये आप क्या कर रहे हो सर, यू आर एग्जामिनिंग ना, व्हाट यू आर डूइंग, कि वेदर योर रूम इज एज पर द डिजाइन गिवन बाय यू और नॉट। तो व्हाट यू आर डूइंग इज एग्जामिनेशन। तो इन सिंपल ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, एग्जामिनेशन, किसी चीज को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना कि क्या वो चीज सही है। सही का मतलब क्या हो गया, कि जैसे होनी चाहिए थी क्या वैसी है या नहीं। तो आई थिंक सिंपल मीनिंग तो ऑडिट का सबको समझ में आ गया होगा ना, कि सर एग्जामिन होता है, एग्जामिन। अच्छा चलो, अब आपको एक और चीज समझाते हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी इनका बहुत डीप में मीनिंग हम समझेंगे। जब ऑडिट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग डीप में समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबको पता है क्या होता है, जनरली इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि P&L हो गया, ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, ओके। और जैसे कि सर 2-3 चीजें पता है सर, हमें ज्यादा तो पता नहीं, चलो जितना भी पता है ये बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। अच्छा चलो, सपोजिंगली ये 3 चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सपोज। अब मुझे ये बताओ, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन चीजों का हमने क्या किया है, ये प्रिपेयर करी है हमने, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर दी। अब ये प्रिपेयर कर दी तो ऑडिट का मीनिंग क्या हुआ? ऑडिट का मीनिंग हुआ हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी होनी चाहिए थी, क्या वैसी है या नहीं है। अच्छा चलो सर, थोड़ा दिमाग में सर समझ में आ रहा है, बट अभी आप हमें प्रॉपर बताइए। चलो अच्छा, चलो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाते हैं। हम आपको एक वीडियो देखिए, इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि ऑडिट एक्चुअल में क्यों होता है। चलिए एक वीडियो देखते हैं, व्हाई टू डू ऑडिट। इसको समझने की ध्यान से सुनिएगा। Hi, I am Arvind. I'm the manager of AYGL Limited. I have prepared the financial statements for the shareholders. Hi, we are the shareholders of AYGL Limited. Do you believe the financial statements? Yes, what not to believe? We have earned high profits. I'm very happy. Morinda, don't you think managers have faked it? We should not believe blindly on managers. I think you are right, Anna. What should we do? Hi, I'm CA Ashish Jindal. Hi, Mr. Jindal. We want you to check financial statement whether it is right or not. Sure, ma'am. Why not? Marinda, now Mr. Jindal will check the financial statement and give us the reports. That's great. चलिए अच्छा, ये वीडियो में क्या था? चलो अब जिन जिन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आई वो देखिए ध्यान से। बेसिकली क्या थे, कंपनी थी एक कंपनी थी AYGL लिमिटेड। उसका मैनेजर है मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या कह रहा है कि आई हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजर क्या कह रहा है कि मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी है, शेयर होल्डर्स को वो बोल रहा है, शेयर होल्डर्स ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा अब सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, सबको ये पता है कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं। जो एक कंपनी होती है, आप सब लोगों को पता है कि इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। आई थिंक इतना कुछ तो पता ही होगा ना। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है। द पर्सन हु ओन्स द कंपनी, जिनके कंपनी में पैसे होते हैं और उनको शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल में मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी में डे टू डे जो हम बोलते हैं रूटीन काम करते हैं, जो चलाते हैं कंपनी को, वर्क करते हैं, वो कौन होते हैं सर? मैनेजर्स, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं। और ये जो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और मैनेजर्स लगा देते हैं। अब कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं सर? मैनेजर्स। अब मैनेजर्स जब कंपनी को चला रहे हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजर्स की होती है सर। चलो जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर कर ली है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने क्या किया, मैनेजर्स ने, मिस्टर राम ने क्या बोला शेयर होल्डर्स को कि ये लो फाइनेंशियल, ये लो P&L, ये लो बैलेंस शीट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनको इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं इंटरेस्ट होगा? हमने पैसा लगाया है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी बैलेंस शीट में उसकी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज, हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। अच्छा, अब उस वीडियो में क्या दिखाया गया, उसमें एक शेयर होल्डर थी जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड दिख रही थी, बाय एज भी वो ओल्ड थी। तो उसने सामने वाली से पूछा कि आपको जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर शक नहीं हो रहा कि अभी इतना कोविड का सिनेरियो चल के चुका है और हमें हाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये थोड़ा आपको लग नहीं रहा अजीब? तो जो मरिंडा थी, मरिंडा सेइंग कि थोड़ा अजीब तो लग रहा है। तो इसका मतलब उनके दिमाग में क्या आ रहा है सर? शक पैदा हो रहा है। तो ये शक किस चीज का? ये शक किस चीज का है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैनेजर्स ने प्रिपेयर कर दिए, और मैनेजर्स ही हैं जो डे टू डे रूटीन लाइफ में काम करते हैं। तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर मैनेजर्स जो भी उसमें लिखेंगे, क्या उसमें फ्रॉड करने के चांसेस होंगे? यस। उसको गलत लिखने के चांसेस होंगे? यस। क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके कर दिया। अब शेयर होल्डर्स को वो बेवकूफ बना सकती है मैनेजमेंट? डेफिनेटली बना सकते हैं। तो अब इसका तरीका क्या है, इसको सॉर्ट आउट, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो अब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी है। वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए और चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने बोला कि आप क्या करें, हमारे जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको आप चेक कीजिए कि क्या जो मैनेजर एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख के हमारे पास आ रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट ने बनाया है, जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट ने बनाई है, क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत है? तो अब बताइए, अब जब ये सीए इसको चेक कर लेगा, वो क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट देगा शेयर होल्डर को, क्या कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मैनेजमेंट, जो आपकी मैनेजमेंट बना रही है, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब ये जो मैं आपको वर्डिंग बोल रहा हूं ना, सारी अभी इसमें बहुत डिटेल है, बहुत मतलब अभी मैं सिंपल आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा रहा हूं, अभी इसकी हर एक लाइन में डिटेल है, ठीक है। तो अभी सिंपल इसका मीनिंग समझ में आया आपको कि हम ऑडिट क्यों करवाते हैं। जनरली मैंने सिर्फ कंपनी की एग्जांपल लिया। तो ये एक थर्ड पार्टी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करी है तो वो उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। वो गड़बड़ चेक कर ले, कोई थर्ड पार्टी आएगी उसको चेक करेगी क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, फिर उसको रिपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब हम चलते हैं ऑडिट की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन के ऊपर। चलो मैं सबसे पहले आपको ऑडिट की डेफिनेशन स्टडी मटेरियल से दिखाता हूं कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय ICAI। ये देखो, ये हमारे पास क्या है सर, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑडिटिंग। चलो जी, ऑडिट क्या है? एन ऑडिट इज एंड इसके जो डेफिनेशन है ना, आई थिंक आज की क्लास में अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत भी क्रैक कर लें तो आई थिंक आज की क्लास का जो हमारा पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। इसके हर एक वर्ड में देयर इज अ डीप मीनिंग, तो एवरीबडी नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट। अभी आप सारे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो व्हाट इज दिस ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। चलो अभी हमने सर सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, मैं आपको लाइन दोबारा लिख देता हूं। ऑडिट इज एन, इसको टुकड़ों में लिखते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। चलो जी, अब इन तीनों वर्ड्स को हमको बहुत अच्छे से समझना है।
स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ड दैट इज एंटिटी। चलो जी, एंटिटी से स्टार्ट करते हैं। सर बड़े अजीब हो आप, है ना, पीछे से स्टार्ट कर रहे हो। विश्वास करो मेरा, आपको क्लास खत्म होते होते लगेगा कि हमने कुछ सीखा आज। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किन किन स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक ये वहम रहता है, और ये वहम क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक वहम रहता है कि सर जो ऑडिट होता है ना वो कंपनीज का होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने +1 +2 करी हुई है कॉमर्स में उनको पता होगा क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सर? एक तो सर होता है इंडिविजुअल। अच्छा, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक तो होता है सर इंडिविजुअल, हाँ जी। एक होता, जैसे इंडिविजुअल की एग्जांपल क्या है, जैसे कि राम एंड सन्स, ठीक है, अजय कुमार एंड कंपनी, काइंड ऑफ, मतलब जो एक पर्सन होता है जो काम करता है, उसकी दुकान है, जैसे करियाने की दुकान एक पर्सन की है। उसके बाद क्या आ जाता है, पार्टनरशिप। आई थिंक ये सबको पता होगा, पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर LLP। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया, आजकल का नहीं है, बोलने को आजकल हो जाता है, तो काफी पुराना हो चुका है। कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब कंपनीज में भी आपके पास 2-3 तरीके की कंपनी होती है। एक तो होती है सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है सर 1 पर्सन कंपनी, हाँ सर बहुत कुछ होता है। एक होते हैं सर ट्रस्ट, ओके, एक होते हैं सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ऐसे करके इसकी लिस्ट काफी लंबी होती है। तो जनरली इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब बच्चों के मन में क्या क्या एक वहम रहता है दिमाग में कि जो ऑडिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का होता है। अच्छा, ये दिमाग में क्यों वहम आता है, ये भी टीचर्स की गलती है, मैं बता रहा हूं सच्ची में। जब भी हम, अभी मैंने एग्जांपल लिया, मैंने भी कंपनी का ले लिया ना, जब भी हम कोई एग्जांपल लेते हैं ना तो वो कंपनीज की ले लेते हैं। तो बच्चों के दिमाग में तो सर ये दिमाग में बैठेगा ही ना कि सर ऑडिट सिर्फ कंपनीज का ही होता है और किसी का ऑडिट होता ही नहीं है। बिल्कुल गलत। जो हमारी डेफिनेशन है ना उसमें वर्ड क्या यूज किया गया है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि हम अगर ऑडिट करना चाहें तो किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकते हैं। आंसर इज यस। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है, इसमें क्या है कि एक हमारे इंडिया में मैंडेटरी का कॉन्सेप्ट है, मैंडेटरी, कि किसी किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि इन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हर साल होना जरूरी है। तो ये जो सरकार ने अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया तो उसके लिए हर साल उनका ऑडिट होगा अवश्य सर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हमारी कानून में लिख दिया बच्चों, कानून में लिख दिया कि इनका ऑडिट होना। तो ऐसा किसमें किया, कंपनीज के केस में। हमारे कंपनीज के केस में जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सबको पता है, कंपनीज का एक एक्ट बना हुआ है 2013। पहले ये एक होता था 1956 करके, बट ये तो अभी बहुत सालों से 2013 से आ रहा है ना, 2013 से, हम तो 2013 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप सभी ने यही एक्ट पढ़ा होगा, कोई इतना पुराना स्टूडेंट तो आई डोंट थिंक सो होगा जितने 1956 पढ़ा होगा। अगर वो भी पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा हुआ था। तो दोनों एक्ट्स में ये क्या, जो 2013 वाले में भी 1956 में भी लिखा था कि हर एक कंपनी को अपना ऑडिट करवाना जरूरी है। यस, तो ये कंपनीज एक्ट में इन्होंने क्या किया, सरकार ने लिख दिया। तो एक्चुअल में आपको जो प्रैक्टिकली देखने को मिलता है ना वो ज्यादातर कंपनीज का ऑडिट होता है। और ये जो पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, इनका आपको ऑडिट कम दिखेगा। अच्छा, इनके ऊपर सर कोई कंपल्शन तो है नहीं, फिर ये सर पागल है, पार्टनरशिप फर्म पागल होगी क्या जो ऑडिट करवाएगी? नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या होते केसेस होते हैं सर, बहुत सारे केसेस। अब सपोजिंगली पार्टनरशिप फर्म है, एक XYZ करके एक पार्टनरशिप फर्म है,
ये जो फर्म है इसमें हमारे पास 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब 10 के 10 जो पार्टनर हैं इसमें से 5 पार्टनर जो हैं ये है सर पढ़े लिखे। ये तो है सर, इसमें कोई सीए है, कोई इसमें सीएस है, कोई इसमें एमबीए है, मतलब बहुत हाई क्वालिफाइड पर्सन है। और जो 5 पार्टनर्स है ना, ये कहना सर ये है निकम्मे, ये पढ़े लिखे नहीं है, निकम्मे पढ़ाई के सेंस में मैं बोल रहा हूँ, वैसे सर इनमें दिमाग बहुत है। तो आपने देखा होगा ना बहुत सारे बिजनेसमैन है वो ज्यादा नहीं पढ़ते, ये तो कोई कोई सर +2 पास है, कोई ग्रेजुएट है बड़ी मुश्किल से नकल मार मार के, है ना। तो ऐसे हैं, बट क्या है ये स्टार्टिंग से बिजनेस में थे, तो ये पढ़े लिखे लोगों ने इनके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब मुझे ये बताओ, जो ये पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, जो ये 5 पार्टनर पढ़े लिखे नहीं है और ये जो पढ़े लिखे हैं, इनमें एक डिफरेंस होगा क्या? अब मुझे ये बताओ, इन्होंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, अकाउंटेंट जो कि इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। अब ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ये जो 5 पार्टनर्स हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ये अकाउंट्स को पढ़ना जानते हैं, तो ये कैसे भी करके अकाउंटेंट को बोल सकते हैं ना कि एंट्री ऐसे नहीं ऐसे घुमा दो, इसको एंट्री को ऐसे कर दो, और इन 5 पार्टनर्स को पता ना लगने दो। आप ये बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऐसा होने के चांसेस हैं डेफिनेटली। तो इसका मतलब घपला होने के चांसेस हैं जी। ये पढ़े लिखे जो अकाउंटेंट है, सॉरी पार्टनर है, वो फ्रॉड कर सकते हैं, यस। तो इन 5 पार्टनर्स को डर हमेशा लगा रहेगा कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट बना रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट अकाउंटेंट बना रहा है, क्या ये सही भी है? तो ये 5 पार्टनर क्या करेंगे, ये सीए के पास जाएंगे। अब सीए क्या करेगा, इनका ऑडिट करेगा। अब ऑडिट करके फिर ये रिपोर्ट देगा कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ये तो हो गया सर एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि ऐसा हो सकता है चांस। एक और चांस हो, और एग्जाम्पल भी हो सकती है कि सर कोई जो कंपनी नहीं है, जिनके ऊपर कंपल्शन नहीं है, क्या वो ऑडिट करवाते हैं? हाँ करवा सकते हैं सर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। कि एक फर्म थी, सिंपल इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। तो वो क्या करते थे, उनका माल एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। तो ये मेरे जो फादर हैं उनका बिजनेस है, तो वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। जो फर्म है वो अपना क्या करती है, एक्सपोर्ट का काम करती है। मेरे फादर उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो आगे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो एक सिंपल फर्म है, कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, ठीक है। ये क्या करते हैं सर, ये अपना जो गुड्स हैं इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। अब ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो यहाँ पे कंपनीज हैं जिनसे ये अपना जो ये माल जो है हमारे इंडिया से खरीदते हैं, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये बहुत सारी चीजें डिमांड करती हैं। क्या डिमांड, इन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या बोला कि आप हमें अपने फाइनेंशियल्स भेज दीजिए, क्योंकि हम उन्हीं से सप्लाई लेंगे जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हों। अब ये जो उन्होंने फाइनेंशियल्स मांगे, तो उन्होंने साथ में इनको एक मेल आई, इन्होंने मुझे दिखाई, इनके एक मेल आई कि हमें एक जो वहाँ पे जो सीपीएज होते हैं, यहाँ पे सीए हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वहाँ पे सीपीएज होते हैं, या फिर कुछ और डेजिग्नेशन दे दी जाती हैं, जैसे लंदन में इट्स एसीसीए। तो उन्होंने बोला कि हमारे आपके इंडिया के जो मेन एक्सपर्ट हैं, जो कि चार्टर्ड्स हैं, उनसे आप हमें अटेस्ट करवा के अपनी बैलेंस, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दीजिए। फिर इन्होंने अप्रूव कर, फिर हम आपको अपना जो सप्लायर है वो बना लेंगे। तो इन्होंने मुझे वो मेल दिखाई, तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है कि दे वांट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके ये जो दिमाग में बैठा होता है ना कि सर सिर्फ कंपनीज का ऑडिट होता है, ये गलत है। कंपनीज के अलावा हर किसी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है और होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक सीए से ऑडिट करवाया और अपने फाइनेंशियल्स इनको दे दिए, तो फिर उन्होंने जाके इनको अप्रूव किया। तो बेसिकली हमारा समझाने का भी एक वर्ड समझ रहे हैं हम कि आपके जो ये दिमाग में बैठा हुआ है कि जो ऑडिट होता है सिर्फ कंपनीज का होता है, ये निकाल दीजिए। आपके जो बच्चे बोलते हैं हमें मार्क्स नहीं दिए, वहां पे बच्चा क्या लिख के आता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी।
बताओ मुझे, जिसको ये नहीं पता कि सर ऑडिट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, उनको आप इंस्टीट्यूट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि आपको मार्क्स दिए जाएं। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है। तो वेदर इट इज इंडिविजुअल, वेदर इट इज पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, कुछ भी हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हम ऑडिट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म का। आंसर इज यस। तो इसका मतलब जो एंटिटी वर्ड है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका मतलब ये है कि ऑडिट हम किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं। चलो जी, अब इतना हमें बात समझ में। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सपोजिंगली ट्रू फॉल्स में ऑडिट कैन बी डन ओनली फॉर कंपनीज, तो ये आंसर क्या होगा इसका, ट्रू या फॉल्स? सर फॉर श्योर फॉल्स, क्योंकि ऑडिट किसी भी एंटिटी का हम कर सकते हैं। चलो, तो ये वहम क्यों होता था? क्योंकि कंपलसरी सिर्फ कंपनीज का होता है, बट ये नहीं है कि इनका कंपलसरी नहीं हो सकता। कई बार बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जिनका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग कानून है, सेंट्रल का कानून होता है ना, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होते हैं ना, बहुत सारे कानून हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मैंडेटरी कभी भी आ सकती है, हमें ऑडिट करवाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो एक चीज दिमाग में क्लियर हुई कि सर ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है। चलो बस करो सर, समझ आ गया हमें, आगे चलो। चलिए जी, अब ये चीज समझ आने के बाद अब हम चलते हैं सेकंड वर्ड जो कि हमारा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना के रखे हुए हैं, ऑलरेडी बना के रखे हुए, क्या? जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या, अगर आप किसी से पूछ लो, आपके अगल बगल में अगर कोई बैठा ना, उससे पूछो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप पूछो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, बताओ जी। अच्छा सर, अभी तो आपने बताया ना, आप ही तो बोल रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब। मैंने मतलब नहीं बोला था, मैंने बोला था जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने मेरा वर्ड पकड़ा नहीं था उस टाइम पे। चलो, अब भी आप क्या बोल रहे हो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्यादा से ज्यादा कोई बच्चा बोल रहा, बहुत इंटेलिजेंट अगर कोई बच्चा होगा तो वो बोल रहा होगा सर आप एक चीज भूल गए, नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, और अगर कोई ज्यादा हम बोलते ना कि और होशियार बच्चा होगा जिसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी, वो ये बोल देगा सर आजकल एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी आई है ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। अच्छा, अब तो सारे बच्चे सेटिस्फाई कि हाँ सर यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। दिस इज रॉन्ग। देखो डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि आप क्या पढ़ रहे हो। यू आर स्टडिंग ऑडिट, और ऑडिट में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग ही नहीं पता, और हमने उसको ऑडिट करना है। आप ये बताओ, आप इसको ऑडिट कैसे कर पाओगे, आपको मीनिंग ही नहीं पता। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो मीनिंग होता है वो हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हमें ऑडिट किस चीज का करना है? हमें ऑडिट करना है फाइनेंशियल। यहां पे वर्ड क्या लिखा गया था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का है ऑडिट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब, यहां पे वर्ड इंफॉर्मेशन क्यों है बताओ मुझे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड क्यों नहीं यूज किया? इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, धीरज रखो। देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास, हम बोलेंगे क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है।
अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो ये आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, CFS, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्विटी, क्या आप किसी भी जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या वहां पे ये सारा कुछ बनता है? इज इट नेसेसरी फॉर देम? पार्टनरशिप एक्ट है आपके पास, क्या वहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे ये लिखा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, CFS भी बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनेगी, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्विटी भी बनेगी? नहीं, वहां पे तो सर सिंपल लिखा होगा ना, जो भी उस कानून में लिखा हुआ है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सिंपल, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, ये हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग टाइप की होती है। अगर वो कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होंगी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई है। मतलब सर, मतलब जो भी कानून होता है ना, किसी अगर किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई कानून लगता है तो वो कानून हमें बता देगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो ये होंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे तो ऊपर से निकल रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं रहा। ध्यान से समझेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। ये बताओ मुझे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि कोई करियाना वाला हो गया, कोई ऐसा पर्सन जो कि खुद से काम कर रहा है, तो उसमें जैसे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में बहुत सारे राइस शेलर्स होते हैं, है ना, सिंपल फॉर्म हम बोलते हैं ना कि सोल प्रोप्राइटर में ये अकेला पर्सन काम कर रहा है, या हमने मोबाइल्स का शोरूम है, कोई भी पर्सन। अब उसको कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अनिवार्य है, ये बताओ। सर ऐसा तो हमें कोई नॉलेज है नहीं। देखो, उनके ऊपर तो सर कोई कानून ही नहीं है। कोई आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट? पढ़ा है क्या कभी? नहीं सर, है ही नहीं। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कौन कौन सी बनाएगा सर? तो सर वो सिंपल क्या क्या करेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस बना लेगा और बैलेंस शीट बना लेगा। जब कहीं लिखा ही नहीं गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी कौन कौन सी होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा सर? सिंपल P&L बैलेंस शीट बनाएगा, काम खत्म सर। ओके, तो इसका मतलब आप मुझे ये बताओ, अगर हम किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट करेंगे तो हम उसको जाके बोलेंगे क्या कि आपने तो सर ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी नहीं बनाया, आपने तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, हमने तो ऑडिट करना है? नहीं, आप ये नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने किसका ऑडिट करना? ऑडिट का मीनिंग क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में कहीं लिखा नहीं है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम बोलेंगे P&L और बैलेंस शीट हो गया। अच्छा, अब आप गए किसी कंपनी में, अब आपने कंपनी का ऑडिट करना है। अब कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूं। एक सेक्शन है 129 करके 128 करके, इनमें सेक्शंस में लिखा गया है कि हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो OPC है, आपको क्या करना है? कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होंगे, उसमें होगा P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें होगा बैलेंस शीट, उसमें होगी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, उसमें होगी नोट्स टू अकाउंट्स, वैसे उन्होंने लिख दिया शेड्यूल 3, वो भी लिख दिया कि शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। फिर लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब जो कंपनीज है वहां पे हमारे पास ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये चीजें इंक्लूड होंगी। तो इसका मतलब हमने इन सारी चीजों का ऑडिट करना है। आंसर इज यस, हमने सारी चीजों का ऑडिट करना है क्योंकि ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। आंसर इज ये। कहां लिखा गया? कंपनीज एक्ट में। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, सपोजिंगली आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब मुझे इनका एक्ट मैंने पढ़ा नहीं हुआ। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में सपोजिंगली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भी एक्ट होते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट में लिखा गया है कि इसके जो फाइनेंशियल, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और एक कोई फंड फ्लो स्टेटमेंट, सपोजिंगली फंड फ्लो स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। अब आप क्या बोलोगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। आप हमें ये सारा कुछ प्रोवाइड करो और हम इसका ऑडिट करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बोलेगा हाय राम, ये मैंने किसको अपॉइंट कर लिया भाई। वो बोलेगा हमारे यहाँ पे तो सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नोट्स टू अकाउंट ये बनते नहीं है, हमारे तो कानून ने ये बोल दिया कि आप P&L बना दो, बैलेंस शीट बना दो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दो, दैट्स इट। फंड फ्लो मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि उनके क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या आप उससे बहस करोगे? नहीं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमें उन सभी का ऑडिट करना होगा डेफिनेट। अब कल को सपोजिंगली कल को कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गई और कंपनीज एक्ट ने क्या किया, एक कोई स्टेटमेंट होगी सपोजिंगली स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड पे आउट, सपोजिंगली एक कोई न्यू फॉर्मेट बना दिया डिविडेंड पे आउट का, और उन्होंने बोल दिया आज से अभी से ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनी वैसे ही वो आपके स्कोप में इंक्लूड होगे। क्यों? क्योंकि यू हैव टू ऑडिट एवरी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मीनिंग है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। चलो अब इसको हम थोड़ा और क्लियर, जिन जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया इसको हम थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो सपोजिंगली मिस्टर राम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब ये क्या करने के सर, ये एक ऑडिट कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ आपका फर्स्ट टास्क क्या होगा। फर्स्ट टास्क आप क्या करोगे मिस्टर राम, आप अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल फिगर बनाओगे क्या, हाँ ये मुझे P&L भी देगा, ये मुझे बैलेंस। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, अब हमने ऑडिट करना है तो मिस्टर राम क्या करेगा, जो पार्टनरशिप फर्म है इनसे पूछेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हमें किसका ऑडिट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे जो CA मिस्टर राम, उसका आप मुझे बताओ इसको क्या करना चाहिए। अब इसको पता होना चाहिए ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब आप क्या करेंगे सर, हम जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट में, क्योंकि इनका एक एक्ट बना हुआ है, वहां पे देखेंगे कि इनको कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। सपोजिंगली इन्होंने वहां पे देख लिया एक्ट में, वहां पे दो चीजें लिखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब हम मिस्टर राम क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि आप मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट लाके दे दो और मुझे इनका ऑडिट करना है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है तो हमें इनका ऑडिट करना है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट लाके दे दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पर्सन है ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लेके जाएंगे किसके पास, मिस्टर राम के पास, और मिस्टर राम इसको ऑडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया एक और एक। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, क्या बात सर, अगर कोई पर्सन आपको बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब, अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या आप उसको ये आंसर दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, बताओ। आंसर इज नो।
तो आप अगर कोई आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पूछता है तो आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्या कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे पूछ रहे हो। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अगर आपने पूछा कि मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप बोलोगे आप ये बताओ ना किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपनी का पूछ रहे हो, ठीक है। अगर आप कंपनी का पूछ रहे हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 128 एंड 129 हम बता देते हैं, इसमें P&L बैलेंस शीट सारा कुछ इनकॉर्पोरेट जो जो आपने पढ़ा है। अच्छा, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे पार्टनरशिप के बिहाफ से बता। तो इसका मतलब मैं आपको जनरली क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दिमाग में ये मत बिठा के चलो कि सिर्फ P&L, सिर्फ बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज होता रहता है हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आप एक आंसर नहीं दे सकते। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यू हैव टू क्लैरिफाई कि आप किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको सपोजिंगली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वहां पे बच्चा लिख के आ जाता है P&L, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ लिख के आ, और वो एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट से कि वो आंसर दे देगा, उसको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप क्या बताओ, इंस्टीट्यूट की गलती है। इंस्टीट्यूट बोलेगा कि भाई बच्चे को ये तक नहीं पता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैंने तो बोला ही नहीं कि कंपनी का बताओ, वो सिर्फ कंपनी का बता के चला गया। तो हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, फॉर कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होती हैं। अगर आप किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में वहां पे लिखें, जैसे अगर आप स्पेसिफिकली लिख के है ना कि फॉर कंपनीज, तो उसको क्या पता चल जाएगा, उसको पता चले जाएगा कि सर बच्चे को इतनी नॉलेज है कि हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आपको ये बताने का मकसद यही है कि सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट मीन ओनली ये। आप पहले पूछेंगे कौन सी फॉर्म का पूछना चाहते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का पूछना चाहते हैं उसमें तो सर P&L बैलेंस शीट हो गया, काम खत्म। अगर आप कंपनी का पूछते हैं तो क्योंकि उसमें कानून है इसलिए उसका ये सारा मीनिंग है। तो इसका मतलब ऑडिट अगर आपने करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। तभी वर्ड यूज किया गया है ऑडिट की डेफिनेशन में। विच वर्ड इज यूज्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो जी, तो कहां गई हमारी डेफिनेशन, कहां गई, ये रही सर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों यूज किया गया है वर्ड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, अगर आप मुझे ये बताओ यहाँ पे स्टडी मटेरियल में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड अगर लिख देते, सपोजिंगली ऐसे लिख देते हम, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाता, बहुत गलत चीज हो जाती। क्यों, क्योंकि हमने तो बताया ही नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर एक की अलग अलग है ना, कंपनीज की अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अलग है, पार्टनरशिप की अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अलग है, इंडिविजुअल की अलग है। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक अक्यूमुलेटेड वर्ड यूज कर लिया। तो अब से अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग पूछे आपसे तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होंगी, जो जो इंफॉर्मेशन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होंगी, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर आई हो चुकी होगी। चलिए जी, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग भी क्लियर हुआ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर, अच्छा एंटिटी का मीनिंग भी क्लियर हुआ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग भी क्लियर हुआ। अब हमारे पास आ जाती है सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चलो जी, चलो इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझते हैं सर। वैसे तो सर ये वर्ड जो है ना ये खुद ही डिस्क्राइब कर देता है इसका मीनिंग, बट हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। अब मुझे ये बात बताओ, एक एग्जांपल देते हैं चलो जी आपको। बिना एग्जाम्पल, वो 3 इडियट है ना कि बिना डेमो से तो सर हमें समझ में ही नहीं आता, डेमो देना ही पड़ता है। तो
सपोजिंगली एक एक हम बात करते हैं, एक कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। चलो नहीं, कंपनी छोड़ो, हम छोटे लेवल की एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म है, सपोजिंगली एक लुधियाना की बात करते हैं। लुधियाना में सपोजिंगली एक फैक्ट्री है किसी मिस्टर श्याम की। अब ये जो मिस्टर श्याम है ना, ये फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, आपको पता है लुधियाना इज वेरी फेमस फॉर दैट। तो इनकी एक वूलन फैक्ट्री है, इसमें ये कपड़ा बनाते हैं और ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मिस्टर श्याम जो है ये प्रोप्राइटरशिप में है, बट इनको क्या हुआ, किसी भी कारण से ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ गई। सर कंपलसरी तो है नहीं, मैंने बोला था ना किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। चलो अब इनको जरूरी है सर ऑडिट करवाना है इन्होंने। अब मिस्टर श्याम जो है ना, इनका बेटा है, इसका बेटा है, मिस्टर श्याम का जो सन है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ये मिस्टर श्याम का जो बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मिस्टर श्याम के दिमाग में क्या आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे से ही अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिट करवा लूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो जो श्याम है, इनका जो बेटा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब चेक करेगा, सपोजिंगली इसने चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक आई, यहां पे हमें पता चला कि सर मेरे पापा ने ना एक गड़बड़ कर रखी है। इस बेटे को ऐसा लगा कि जो मेरे पापा ने ना क्या किया हुआ है, जो परचेज है ना, परचेज के बिल्स में कुछ घपला कर रखा है। चलो इसको कुछ ना कुछ क्या मिली सर, प्रॉब्लम। अब ये क्या बोला, प्रॉब्लम लेके इसने मिस्टर श्याम मतलब अपने पापा को क्या बोला कि पापा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं रिपोर्ट में कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ऑडिट में यही सिखाया गया था कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना है। और पापा ने दे थप्पड़ मारा खींच के, ओ माय गॉड, वो लाल लाल टमाटर जैसा मुंह कर दिया उस सीए का बेचारे का। इसी दिन के लिए पढ़ाया था तुम्हें, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा के इतना बड़ा किया था कि या तुम मेरी गलतियां निकालो। चुप करके कान पकड़ लिए उसके, चुप करके इसको साइन कर दे, रिपोर्ट में लिख दे कि सारा कुछ ठीक है। तो बताओ ऐसा होने के चांसेस है कि नहीं, बताओ। तो ये होती है इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस। जहां पे इन्फ्लुएंस करने की मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या ये बिना किसी दबाव के काम कर सकता है? नहीं सर, इसके ऊपर हमेशा एक दबाव बना रहेगा कि मैं गलती निकाल ही नहीं सकता, मेरे पापा आके कान खींच लेंगे। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये सीए क्या ये इंडिपेंडेंट है? आंसर इज नो। क्या ये बिना इन्फ्लुएंस के काम कर सकता है? आंसर इज नो। तो इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम किसी भी इन्फ्लुएंस के बिना काम कर सके। देखो गलतियां कौन निकाल पाएगा, ये बताओ ना मुझे। गलतियां वही पर्सन निकाल पाएगा जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसके ऊपर कोई किसी भी काइंड का प्रेशर या इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोजिंगली एक एग्जांपल है कि एक सीए है, मिस्टर क्या ले लें, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक सीए है और एक कंपनी है। ये कंपनी क्या है? सपोजिंगली ABC लिमिटेड, ठीक है। अब मिस्टर एक्स क्या है, इनकी ना जो फाइनेंशियल पोजीशन थी ना स्टार्टिंग में जब ये सीए कर रहे थे, तो इनकी थोड़ी डाउन थी, पुअर थी। तो इन्होंने क्या किया, ABC लिमिटेड जो थी ना, ABC लिमिटेड इनके ना जो फ्रेंड की थी। मिस्टर एक्स का एक फ्रेंड है मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई की और उसके पापा की ये कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब ये कंपनी बन रही थी ना, सॉरी, जब ये मिस्टर एक्स सीए बन रहे थे तो इनको पैसे की जरूरत थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या बोला, मिस्टर वाई है बहुत रिच, मिस्टर वाई जो इसका फ्रेंड अब काफी रिच है। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मुझे ना पैसे दे दे, तो मिस्टर वाई ने इसको पैसे दे दिए भाई। इन्होंने क्या किया, चलो भी इकट्ठा इसको मिस्टर एक्स को और भी कोई जरूर घर पे भी खर्चा खुर्चा चाहिए था, तो 5 लाख रुपया दे दिया।
कि जब जब तू बन जाएगा कमाएगा तो दे दियो, तो पैसा खुला है दे दिया। अब कल को ये मिस्टर एक्स जो थे ये सीए बन गए। अब ये एबीसी लिमिटेड वालों ने क्या किया, मिस्टर एक्स को अपना सीए अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब ये मिस्टर एक्स, आप मुझे ये बताओ क्या ये बिना इन्फ्लुएंस के काम कर पाएंगे? आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो गया होगा। क्या ये बिना इन्फ्लुएंस के काम कर पाएंगे? आंसर इज नो। सर वो कैसे उस कंपनी की गलती निकालेगा जिसका उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान है? इस कंपनी ने तो 5 लाख का लोन दे रखा है, ये कैसे उसका जो गलतियां निकाल देगा? बिल्कुल भी नहीं निकाल देगा सर ये। तो मतलब क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट क्या समझाना चाहता है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप जो भी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो अगर ये इसका ऑडिट हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये ऑडिट नहीं है, ये तो एक मजाक है सर। अच्छा सर, आपको पता है इसके ऊपर ना रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी सरकार, भी कोई बेवकूफ थोड़ी है। सरकार ने कानून में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे। चलो, तो अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन को सम अप करें तो ये तीन वर्ड्स अभी हमने आज की क्लास में सीखे हैं। क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक वर्ड ये सीखा, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको सम अप करूं, सम अप करने के अगर हम सम अप करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडिट क्या होता है? किसी एंटिटी की, एंटिटी मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आंसर इज यस। किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना। इंफॉर्मेशन का मतलब कि क्योंकि हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अलग अलग होंगी, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो। अब कल को कोई बच्चा मीनिंग ऑफ ऑडिट आ गया पेपर में, वो लिख के आए ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, इज दिस राइट? तो देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये राइट है, तो ये एक्चुअली ना राइट हो सकता है, बट हम इसको क्यों नहीं राइट बोल रहे? क्योंकि वर्ड इज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में हम बोलेंगे कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बदल जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। चलो जी, आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन चीज को अच्छे से रिवाइज करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।